नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस किए जाएंगे। आपका आने वाला पेपर 1 का एग्जाम है, हाई कोर्ट का एग्जाम है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम जैसे कि सब इंस्पेक्टर, जेबीटी, टीजीटी, ऐसे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर ये करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पूछ जाते हैं, आपको डेफिनेटली वहाँ पर हेल्प मिलेगी। अब देखिए वीडियो के लास्ट में आज हमने जो है वन लाइनर क्वेश्चन भी जो है वो इंक्लूड किए हैं नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के, तो वो भी काफ़ी हेल्प आपकी आने वाले एग्जाम में करेंगे। अभी डिस्कशन को सबसे पहले क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो बोलते हैं अभी हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। अभी दिल्ली में जो है इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी को जो था मेजोरिटी वहाँ पर मिलेगी थी। बीजेपी की टोटल 48 सीट्स जो था वो वहाँ पर जीत कर बीजेपी आई थी, परंतु अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे। अब मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। मुख्यमंत्री बनाया गया है रेखा गुप्ता को। रेखा गुप्ता जो है वो मुख्यमंत्री बनी है और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो बनेगा, तो अभी से ये सारे पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। रेखा गुप्ता जो है वो 9th चीफ मिनिस्टर जो है वो दिल्ली की बनी है और ये 4th वुमेन चीफ मिनिस्टर जो है वो दिल्ली की बनी है। अब ये 4th वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है तो इनसे पहले 3 महिलाएं जो है वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो वो 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं, तो एक सुषमा स्वराज पहले मुख्यमंत्री बन चुकी है, शीला दीक्षित जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। फिर अभी केजरीवाल के ऊपर जब केस चला था उन्होंने रिजाइन कर दिया था तो अतिशी को जो था वो मुख्यमंत्री बनाया गया था, अतिशी मार्लिना को जो था वो मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो तीसरी मुख्यमंत्री थी अतिशी मार्लिना और चौथे नंबर की बनी है रेखा गुप्ता। सुषमा स्वराज जो मुख्यमंत्री बनी थी वो लगभग 1998 के आसपास जो था वो बनी थी और शीला दीक्षित जो था वो 2-3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली बार ये 2003 में बनी थी, 2003 के बाद ये 2008 में फिर से बनती हैं, 2008 के बाद ये 2013 में जो था वो मुख्यमंत्री बनी थी और अतिशी तो अभी लेटेस्ट बनी थी रेखा गुप्ता से पहले ही कुछ टाइम के लिए। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। हमने दिल्ली के बारे में क्या पढ़ा था कि दिल्ली में जो है वो 70 जो है वो टोटल विधानसभा की सीट्स हैं जिनके ऊपर इलेक्शन हुए। 48 सीट जो है वो जीती जाती हैं किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा, और 48 के अलावा जो है वो बाकी की 22 सीट्स जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है वो जीती जाती हैं। कांग्रेस यहाँ पर या फिर कोई अदर पार्टी यहाँ पर कोई भी सीट जो है वो नहीं जीतती है। टोटल 70 में से कितनी महिलाएं जो है वो चुनकर आई, ये क्वेश्चन भी हमने जो था वो उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ा है। तो पहला ही क्वेश्चन हमने वहां पर पढ़ा था कि टोटल 5 महिलाएं जो है वो जीतकर आई हैं। अब 5 में से एक को जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो बना दिया गया है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया गया है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होंगी, इनके पास फाइनेंस, रेवेन्यू, वुमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट, विजिलेंस, ये सारे डिपार्टमेंट इनके पास होंगे और इनकी जो कैबिनेट है उसमें जो है प्रवेश साहिब सिंह भी हैं। प्रवेश सिंह का नाम उस टाइम भी चर्चा में आया था जब मुख्यमंत्री के लिए था कि शायद ये मुख्यमंत्री जो है बन सकते हैं। तो प्रवेश को जो था वो कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो प्रवेश सिंह की हम बात करें तो इनको जो है वो पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसको काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और वाटर डिपार्टमेंट भी जो है वो इनको दिया गया। तो ये जो है डिपार्टमेंट इनको दिया गया है। इस तरह से जो है वो अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट अलग अलग मंत्रियों को दिए गए हैं। बस हम यही समझेंगे कि अभी जो मैंने बताया आपको करंट सिनेरियो में वो क्या क्या है। अच्छा, रेखा गुप्ता एमएलए तो बनी, परंतु कहां से ये एमएलए बनी थी। रेखा गुप्ता जो था वो शालीमार बाग जो है वो इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इनकी है वो शालीमार बाग है, जहां से ये जो है वो एमएलए जो था वो बनी थी। अच्छा, स्पीकर का नाम भी इंपॉर्टेंट होता है। जो स्पीकर जो है वो बनते हैं, तो दिल्ली का स्पीकर किसको बनाया गया है, दिल्ली असेंबली का। दिल्ली असेंबली का स्पीकर जो है वो विजेंद्र गुप्ता को जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर मैं नाम देख देता हूँ, विजेंद्र गुप्ता को जो है वो दिल्ली का सीएम जो है वो बनाया गया है। तो विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, ये सारे नाम अब यहाँ से याद होने चाहिए। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइए कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के एमएलए जो है वो, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो कौन है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर का नाम जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं विच स्पेस एजेंसी हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 10 टन वर्टिकल मिक्सचर। तो वर्ल्ड का जो है वो लार्जेस्ट 10 टन जो है वो एक वर्टिकल मिक्सचर जो है वो विकसित किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये अपना इसरो जो है ना, इसरो के द्वारा ही किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके द्वारा ही किया गया है। पेपर 1 का मैं सीधा क्वेश्चन इसरो का आपको बताता हूँ कि पेपर 1 में पूछा गया था कि इसरो की स्थापना जो था वो कब की गई थी। तो इसरो की स्थापना जो था वो 1969 में जो था वो की गई थी। 1969 में इसरो को स्थापित किया गया था। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि इसरो के जो नए चेयरमैन अभी बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है, वो भी हमने उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ रखा है कि इसरो के जो चेयरमैन बने हैं अभी वो वी नारायणन जो है वो इसरो के नए चेयरमैन जो है वो बने हैं। इससे पहले एस सोमनाथ होते थे, एस सोमनाथ का स्थान वी नारायणन ने जो है वो अब ले लिया है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो क्वेश्चन में देखो इसरो ने जो है वो कोलैबोरेशन की है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि वो डेवलप कर सकें
10 टन का एक वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सचर, ये जो है लार्जेस्ट होगा इस तरह का। और यहाँ पर वही लिखा गया है कि इंडिया की स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन में जो है ये की रोल जो है वो प्ले करने वाला है। यहाँ से जो अभी पेपर 1 हुआ था सेक्रेटरी का जो पेपर 1 हुआ था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि स्पेस डे का क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था, जो मैंने बहुत बार आपको बताया कि नेशनल स्पेस डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो नेशनल स्पेस डे जो है वो अगस्त महीने की 23 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। अगस्त महीने की 23 तारीख को आपने ध्यान रखना है कि नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि चंद्रयान 3 हमारा जो गया था वो अगस्त महीने की 23 तारीख को सक्सेसफुली जो था वो चंद्रमा पर लैंड कर गया था। तो इसलिए नेशनल स्पेस डे जो है वो अगस्त महीने की 23 तारीख को जो है वो मनाते हैं। जो नेशनल स्पेस डे 2024 में मनाया गया, उसकी थीम रखी गई थी टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इसकी थीम पूछ ली जाए। ठीक है, इसकी थीम फिर से रिपीट कर देता हूँ, टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडिया एक्सप्रेस्ड इट्स इंटरेस्ट इन होस्टिंग विच ईयर ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स। तो बोलते हैं कि इंडिया ने जो है वो अपना जो है वो इंटरेस्ट जाहिर किया है, रुचि व्यक्त की है कि हम जो है वो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेंगे, परंतु कौन से साल के लिए जो है वो इंडिया ने अपनी इस तरह का इंटरेस्ट जो है वो जाहिर किया है। तो इंडिया ने कहा है कि हम 2036 में जो है वो जो ओलंपिक्स गेम्स हैं और पैरालंपिक्स गेम्स हैं उनको होस्ट करना जो है वो चाहते हैं। तो इंडिया ने 2036 के लिए जो है वो अपनी होस्ट करने की इच्छा जो है वो जाहिर की है। अगर हम ओलंपिक्स गेम्स की बात करते हैं तो वो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है वो पक्का एग्जाम में जो है वो बनता है। अब ओलंपिक्स के बारे में बताता हूँ आपको। देखो, ओलंपिक गेम्स जो 2024 में हुई थी वो कौन से नंबर की ओलंपिक गेम्स हुई थी और किसके द्वारा इनको होस्ट किया गया था। तो ये जो गेम्स हुई थी ये 33वें नंबर की गेम्स जो था वो हुई थी। इस तरह से 33वें नंबर की गेम्स जो था ये हुई थी और इनको होस्ट किया गया था फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस के पेरिस में ही ओलंपिक्स भी और पैरालंपिक्स भी जो था वो होस्ट किए गए थे 2024 में। 2024 के बाद 2028 जो है वो आएगा। 2028 में ये गेम्स आएंगी क्योंकि 4 सालों के बाद ये गेम्स आती हैं। तो 4 सालों के बाद 2028 में यूएसए जो है वो इनको होस्ट करेगा। 2028 के बाद 2032 आएगा। 2032 में इनको कौन होस्ट करेगा? 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जो है वो इनको होस्ट किया गया। यहाँ पर मैं ब्रिस्बेन लिख देता हूँ जहाँ पर इनको होस्ट किया जाएगा, ब्रिस्बेन। तो 2032 और 2036 के लिए जो है वो इंडिया अपनी इच्छा जो है वो जाहिर कर रहा है कि हम जो है वो इनको करेंगे। अब ओलंपिक्स गेम्स 2024 में हुई है तो 2024 के करंट अफेयर भी पेपर 1 में पूछे जा रहे हैं। 2024 में जो है वो एक मेडल टैली का क्वेश्चन बनता है कि किस कंट्री के द्वारा कितने मेडल जीते गए। तो हमारे इंडिया के द्वारा कितने मेडल जो था वो यहाँ पर जीते गए थे। इंडिया के द्वारा जो था वो टोटल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 मेडल जो था वो जीते गए थे। 6 में से एक भी जो था वो गोल्ड मेडल नहीं जीता गया था। और 6 के बाद अगर हम बात करें कि कितने सिल्वर मेडल जीते गए थे, कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे, तो एक जो था वो सिल्वर मेडल जीता गया था इंडिया के द्वारा और 5 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल जो था वो इंडिया के द्वारा जीते गए थे। तो टोटल 6 मेडल थे। इसी मेडल टैली में अगर हम देखते हैं कि टॉप में जो था वो कौन सी कंट्रीज रही थी, तो टॉप में जो था वो यूएस यहाँ पर रहा था। यूएस के द्वारा टोटल 126 मेडल जो था वो जीते गए थे, जिसमें से 40 गोल्ड मेडल थे, 44 जो था वो सिल्वर मेडल थे और 42 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। यूएस के बाद दूसरे नंबर पर चाइना रहा था। चाइना के द्वारा टोटल 91 मेडल जो था वो जीते गए थे। 91 मेडल में से जो 40 मेडल थे वो गोल्ड थे, चाइना के भी 27 जो था वो सिल्वर थे और उसके बाद 24 ब्रॉन्ज थे। चाइना के बाद जापान था। जापान के द्वारा जो था वो तीसरे नंबर पर जो था वो टोटल जो था वो 45 मेडल जो था वो जीते गए थे। 45 में से 20 यहाँ पर जो था वो गोल्ड मेडल थे, 20 के बाद 12 जो था वो सिल्वर मेडल थे और 13 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। अगर आपका अभी 2-4 महीनों में कोई पेपर होता है, 2-4-5 महीनों में, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा रहने वाला है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन नेम्ड बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2024। तो अभी हाल फिलहाल में जो है वो 2024 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का खिताब जो है वो दिया गया है। बोलते हैं ये खिताब जो है वो किसको दिया गया है, किसको जो है वो बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। तो ये मनु भाकर को जो है वो किया गया है। मनु भाकर को किया गया है। अब मनु भाकर को क्यों किया गया है? क्योंकि इनके द्वारा जो था वो जो ओलंपिक गेम्स हुई थी वहां पर मेडल जीते गए थे। मनु भाकर के द्वारा जो था वो ब्रॉन्ज मेडल जो था वो जीता गया था शूटिंग में। इनके द्वारा देखो 2 मेडल जो था वो पेरिस ओलंपिक्स में जीते गए थे और दोनों के दोनों ब्रॉन्ज मेडल जो था वो जीते गए थे। तब इनको जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो था वो दिया गया है। और हमने ये भी पढ़ा था कि 2024 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है उसमें मनु भाकर का नाम भी था। तो मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। बीबीसी के द्वारा जो है वो ओलंपियन मनु भाकर को जो है वो ये दिया गया है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। एक ये ध्यान रखना है। एक अवानी लेखारा है,
अवानी लेखारा जो है, अवनी लेखारा है ये, इनको जो है वो BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है वो दिया गया है। और इनको पैरा शूटिंग में जो है ये अवार्ड मिला है क्योंकि ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिनके द्वारा जो है वो 3 पैरालंपिक्स मेडल जो था वो जीते गए। एक तो इन्होंने गोल्ड और एक इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 2020 के टोक्यो में, और एक 2024 में जब पेरिस में हुए थे तब भी इन्होंने गोल्ड मेडल जो था वो जीता था। तो ये अवनी लेखारा का नाम भी ध्यान रखना है। और BBC ने जो है वो एमर्जिंग प्लेयर अवार्ड भी दिया है। ये जो है वो दिया गया है जो आर्चर हैं एक, जिनका नाम शीतल देवी है, शीतल देवी को जो है ये दिया गया है। शीतल देवी को दिया गया है, इनके द्वारा जो है वो अपने नाम जो उपाधि की गई है वो ये की गई है कि ये इंडिया की यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट जो है वो बनी। तो ये BBC एमर्जिंग प्लेयर अवार्ड जो है वो इनको मिला। और एक मिथाली राज है, मिथाली राज को भी जो है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। इनका रिकॉर्ड है 18 साल की कैप्टेंसी का, मतलब कैप्टन ये रही है इंडियन वुमेन टीम की 2004 से लेकर 2022 तक जो है ये रही हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में ये लॉन्गेस्ट टेन्योर जो है वो रहा है किसी प्लेयर का। तो इस तरह से जो है वो इनका नाम भी आपको पता चल गया। तो ये BBC के कुछ अवार्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ से आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड ओपेक प्लस। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक तो ओपेक है, एक ओपेक कंट्रीज हैं, एक ओपेक प्लस कर भी है। तो यहाँ पर ओपेक प्लस जो है वो लिखा गया है। ये जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं ये ब्राज़ील जो है वो अभी बनी है। ब्राज़ील ने जो है वो ओपेक प्लस को जो है वो ज्वाइन किया है। अब देखो ओपेक प्लस ग्रुप जो है वो 22 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है और मेंबर अभी ब्राज़ील इसका बना है। ओपेक प्लस जो है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसमें 12 ओपेक कंट्रीज आती हैं और 12 के अलावा इसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, रशिया, मैक्सिको, मलेशिया, साउथ सुडान और सूडान आता है, इसमें ओमान इसमें आता है। तो ये इसमें जो है वो आते हैं। अगर हम ओपेक की बात करते हैं तो ओपेक में 12 कंट्रीज आती हैं और 1960 में ओपेक की स्थापना की गई थी। जब 1960 में ओपेक की स्थापना की गई थी तो 5 फाउंडिंग मेंबर इसके थे। एक ईरान हुआ करता था, एक इराक, एक कुवैत, एक सऊदी अरबिया और वेनेजुला हुआ करता था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में जो है वो स्थित है। और करंटली इसमें जो 12 मेंबर हैं उसमें अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनीना आता है, गैबन आता है, लीबिया, नाइजीरिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं वो इसमें आते हैं। अंगोला के द्वारा जो था वो विड्रॉ कर ली गई थी अपनी मेंबरशिप 2024 में। 1 जनवरी 2024 को अपनी मेंबरशिप यहाँ से विड्रॉ कर ली गई थी अंगोला कंट्री के द्वारा। लास्ट टाइम मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में जो था वो बताया था, वहाँ पर थोड़ी सी जो है वो आगे पीछे डाटा हो गया था। ब्रिक्स के जो है वो टोटल 10 मेंबर हैं। उसमें ध्यान रखना है कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका तो आते ही हैं। इनके अलावा जो है वो एक इजिप्ट आता है, एक इथोपिया आता है, इथोपिया और एक इंडोनेशिया आता है, एक ईरान आता है और एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो आता है। तो ये टोटल 10 मेंबर आते हैं। सऊदी अरबिया, देखो अभी तक सऊदी अरबिया ने जो है वो ब्रिक्स की मेंबरशिप जो है वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं की है। तो मैंने उस टाइम सऊदी अरबिया बता दिया था, वो 11वें नंबर का मेंबर, परंतु सऊदी अरबिया ने अभी तक जो मुझे डाटा मिला, फिर मैंने जब अच्छे से सर्च किया तो सऊदी अरबिया ने जो था वो पूरी तरह से इसकी मेंबरशिप जो है वो नहीं की है। कहीं कहीं पर लिखा गया था कि सऊदी अरबिया भी मेंबर है, परंतु हम विकीपीडिया के थ्रू चलेंगे तो विकीपीडिया में ये 10 मेंबर ही जो था वो दिए गए थे। तो हम 10 मेंबर ही मानेंगे क्योंकि अभी तक विकीपीडिया में यही डाटा ऐड है। तो ब्रिक्स का वो डाउट क्लियर हो गया। सऊदी अरबिया अभी तक इसका मेंबर नहीं है, ये नहीं लिखा गया है विकीपीडिया पर। जो मैंने 10 मेंबर लिखे गए हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड। तो अभी हाल फिलहाल में इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। बोलते हैं कि ये कहाँ पर जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। तो इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है वो इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा गया क्वेश्चन तो ये सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन जो है वो बनेगा कि कहाँ पर जो है वो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो वो न्यू दिल्ली में किया गया है। इसको जो इनॉग्रेट किया गया है वो किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेज के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया है। ये स्टेट मिनिस्टर हैं और इनके द्वारा किया गया है। और देखो ये इसलिए किया गया है क्योंकि सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया IMD के 150 साल पूरे हो गए हैं स्थापना के। IMD का पूरा नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना को जो है 50 साल जो है 150 साल जो है वो पूरे हो गए हैं, 150 ईयर्स। तब जो है वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी अवसर पर जो है वो ये पहला जो है वो इंडिया का इस तरह से जो है वो पहला जो है वो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है वो इनॉग्रेट किया गया। अब IMD की स्थापना कब हुई थी ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। IMD की स्थापना जो था वो 15 जनवरी 1875 को जो था वो हुई थी और अभी इसकी स्थापना को 150 साल जो है वो मना रहे हैं इसकी स्थापना पूरी होने के। तो ये जो था वो चर्चा में इसलिए था।
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, आप तैयारी हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम के लिए, राज्य चयन आयोग के एग्जाम्स के लिए, जैसे कि टीजीटी, जेबीटी या फिर सब इंस्पेक्टर, और भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं जिनके लिए आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी स्टडी को एक अच्छी शेप मिल सके। देखो, अभी अच्छा टाइम है कि आप उन कमियों को एनालाइज करें और धीरे धीरे जो है वो खुद को इम्प्रूव करते रहें, क्योंकि कंपटीशन तो डे बाय डे बढ़ ही रहा है। अब तैयारी कर रहे हैं तो ये भी ज़रूरी है कि साथ में रिफॉर्म भी किया जाए, और रिफॉर्म करने के लिए आपके पास एनफ टाइम है, और ये टेस्ट सीरीज आपकी सक्सेस में जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाली है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो आप अभी जो है वो अवेल कर सकते हैं, अच्छे खासे डिस्काउंट में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली वॉन एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 टाइटल। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है वो जीता है। तो इसको जो है वो इंडोनेशिया के द्वारा जो है वो जीता गया है। इंडोनेशिया ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब इंडोनेशिया ने इस टाइटल को जो है वो जीता है। इंडोनेशिया ने हराया किसको है? तो इंडोनेशिया ने चाइना को जो है वो यहाँ पर हराया है। तो ये आपने एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का टाइटल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं ग्रेव हॉक सिस्टम इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट की। ये जो ग्रेव हॉक है ये एक सिस्टम है जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको यूनाइटेड स्टेट के द्वारा डेवलप किया गया है। आगे बोलते हैं जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको यूनाइटेड किंगडम के द्वारा डेवलप किया गया है। तो हम इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। तो ये जो ग्रेव हॉक एक सिस्टम है जिसको शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये इसको यूनाइटेड स्टेट के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है, इसको यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है, यूके के द्वारा जो है वो इसको डेवलप किया गया। और ये जो जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको यूनाइटेड किंगडम ने नहीं, इसको यूनाइटेड स्टेट ने जो है वो डेवलप किया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही गलत हो गई, पहली भी गलत है, दूसरी भी गलत है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्योंकि एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी गया है ये जो ग्रेव हॉक सिस्टम है ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको यूनाइटेड किंगडम ने डेवलप किया है, और जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिशन जो है मिसाइल जो है इसको यूनाइटेड स्टेट ने डेवलप किया है। ये जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसलिए चर्चा में आई क्योंकि इंडिया और यूएसए के द्वारा जो है वो अभी प्लान किया जा रहा है इसको प्रोक्योर करने का और को प्रोड्यूस करने का, एक साथ मिलकर प्रोड्यूस करने का, ताकि इंडिया की डिफेंस पावर को, इंडिया की डिफेंस नीड्स को जो है वो पूरा किया जा सके। तो बस यही रीज़न था इसका चर्चा में आने का। एक जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी, एक ग्रेव हॉक सिस्टम था जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, तो ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टेट ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? पेपर 1 का ये फेवरेट क्वेश्चन इस तरह से रहता है। पेपर 1 क्या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं इस तरह से। बोलते हैं इट इज़ बाउंडेड बाय नागालैंड इन ईस्ट की, इसके ईस्ट में नागालैंड आता है मणिपुर के। बोलते हैं इट इज़ बाउंडेड बाय असम इन नॉर्थ, किसके नॉर्थ में जो है वो असम आता है। और आगे बोलते हैं इट बिकेम 20th स्टेट ऑफ इंडिया इन 1973 की, ये 1973 में 20th स्टेट इंडिया का बना था। और बोलते हैं आर्टिकल 371 डील्स विद स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मणिपुर की, आर्टिकल 371C जो है वो मणिपुर को कुछ स्पेशल प्रोविजन जो है वो देता है। हम पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हमें इसके लिए देखना पड़ेगा मैप। यहाँ पर हम ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन की हम बात करेंगे। इंडिया के मैप पर अगर आप देखते हैं तो ये है मणिपुर, और मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में जो है वो स्थित है। हमने बात की थी ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन की, तो इस तरह से जब डायरेक्शंस जो है वो बनाई जाएंगी यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि मणिपुर ये है, मणिपुर के ऊपर की तरफ, यानी कि मणिपुर के जो है वो नॉर्थ की तरफ जो है वो नागालैंड जो है वो आता है, नॉर्थ की तरफ नागालैंड आता है, और इसके असम जो है वो आता है, असम आता है, और ये नीचे मिजोरम के साथ भी जो है वो यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है। इसको आप यहाँ जैसे ऐड कर सकते हैं, मिजोरम के साथ ये वेस्ट और साउथ के बीच में जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, और यहाँ पर साइड में म्यांमार भी जो है वो लगता है, म्यांमार इसके ईस्ट में जो है वो आता है, म्यांमार के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो लगाता है। तो हमारे पास पहली की 2 स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं क्योंकि ये जो नागालैंड है ये इसके नॉर्थ डायरेक्शन में जो है वो आता है, और ये जो असम है ये इसके जो है वो यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में आता है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में जो है ये आता है, और वेस्ट और साउथ के बीच में जो है वो यहाँ पर मिजोरम भी जो है वो आता है, और इसके ईस्ट में जो है वो यहाँ पर म्यांमार, इनके बर्मा जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से आपने ये स्टेटमेंट्स एनालाइज की, और एनालाइज करते ही पता चल गया कि ईस्ट में तो हमें
क्या देखने को मिला था, हमें यहाँ पर म्यांमार देखने को मिला था, नॉर्थ में हमें नागालैंड देखने को मिला था। तो ये स्टेटमेंट तो दोनों ही गलत हो गई। आगे बोलते हैं इट बिकेम 20th स्टेट ऑफ इंडिया इन 1973। तो देखो ये 20th स्टेट नहीं बना था, ये जो है वो 19वें नंबर का स्टेट बना था। 18वें नंबर का स्टेट हमारा हिमाचल बना था 1971 में, और 1972 में जो था वो ये 19वें नंबर का स्टेट जो था वो मणिपुर बन गया था। तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, ये पहली, दूसरी, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। और चौथी स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हो जाती है। आर्टिकल 371C जो है वो डील करता है, जो स्पेशल प्रोविजन मणिपुर को दिए जाते हैं उनके साथ ये डील करता है। अभी जो है वो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा है। आप कमेंट करके बताओ कि कौन से आर्टिकल के तहत वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा था। प्रेसिडेंट रूल अभी तक पूरे इंडिया में जो है वो 135 टाइम्स जो है वो लग चुका है, ये भी ध्यान रखना है। अब आप बताओ कि कौन से आर्टिकल के तहत लगा है। पूरे इंडिया में ये अभी तक 135 टाइम्स जो है वो लग चुका है। और हम बात कर रहे थे ना यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट कि 18वें नंबर का स्टेट हमारा हिमाचल बना था और 19वें नंबर का स्टेट जो था वो मणिपुर बन गया था 1972 में। मणिपुर के साथ ही 1972 में जो था वो 2 और स्टेट थे जो बने थे। एक तो 20वें नंबर का स्टेट जो था वो बना था, 20th नंबर का स्टेट जो था वो त्रिपुरा बना था। त्रिपुरा जो था वो 20वें नंबर का स्टेट बना था, और मेघालय बना था 21वें नंबर का स्टेट, ये भी 1972 में ही बना था। तो मेघालय बना था 21वें नंबर का, त्रिपुरा बना था 20वें नंबर का, और ये जो यहाँ पर मणिपुर पढ़ रहे हैं ये 19वें नंबर का स्टेट जो था वो बना था। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मणिपुर की बाउंड्री असम, मिजोरम, नागालैंड के साथ लगती है और इंटरनेशनल बाउंड्री म्यांमार के साथ लगती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। तो बोलते हैं भारत सरकार द्वारा पहली जो व्यापक जनसंख्या नीति घोषणा की गई थी वो कब की गई थी। ये पेपर 1 के फेवरेट क्वेश्चन, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के आप सारे ही कह लीजिए, किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप पक्का देखेंगे ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर। तो फर्स्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी जो था वो लॉन्च की गई थी, जो बड़ी कारगर साबित हुई थी, और इसको जो था वो 16 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। परंतु ईयर कौन सा था, तो 16 अप्रैल 1976 को जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से हम ज़्यादा नहीं, इतना ही पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर पूछा गया तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से आपको गलत विकल्प जो है वो बताना है। तो बोलते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो क्या 20 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल इन साइंस जो है वो 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है। और वर्ल्ड पल्सिस डे क्या 10 फरवरी को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे क्या 22 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की, तो ये बिल्कुल सही बात है, 20 फरवरी को ही मनाया जाता है। और दूसरा हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, तो ये जो है वो 11 फरवरी को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस जो है वो 11 फरवरी को ही मनाते हैं। और वर्ल्ड पल्सिस डे की अगर हम बात करते हैं तो ये भी 10 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो ये पहली भी सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है, चौथी स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 22 फरवरी को जो है वो नहीं मनाया जाता। ये जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है ये 21 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। 21 फरवरी को जो है उसको प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट डे है, ये फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट डे हो गए। प्रीवियसली भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे जो है वो फरवरी के रिवाइज किए हैं, परंतु अभी ये सारे के सारे नए डेज हैं जो याद रखने हैं आपको। टेलीग्राम पर भी चाहे मैं इनका क्यूज जो है वो डाल दूंगा। अभी हमारे पास 1 लाइनर क्वेश्चन चलते हैं, इनको क्विकली जो है हम रिवाइज ही करेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नैयर जो है ये बनी है फर्स्ट वुमेन टू लीड इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विसेज, तो इनका नाम आपने ध्यान रखना है। और नेशनल हैंडलूम डे जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनियस पीपल जो है वो अगस्त महीने की 9 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। और इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। वुमेन ऑर्गन डोनेशन डे जो है वो 2024 का जो है वो 13 अगस्त को जो है वो मनाया गया। और बोलते हैं कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा फिजी कंट्री की यात्रा की गई अगस्त 5 से अगस्त 7 2024 के बीच में, और इनको फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी जो है वो इस दौरान दिया गया। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही जो है वो तिमूर लिस्ते कंट्री के को भी जो है वो विजिट किया गया, और इनको यहाँ का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया गया, जिसको द ग्रांड कॉलर ऑफ द ऑर्डर तिमूर लिस्ते अवार्ड बोला गया। ये इनको 10 अगस्त 2024 को दिया गया। तिमूर लिस्ते की जो कैपिटल है वो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में इस तरह से
तो ये आपने ध्यान रखना है, 2 कंट्रीज़ के फिजी और तिमोर लिस्ते के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको मिले हैं। और बोलते हैं इंडिया रैंकिंग 2024 की निकाली गई, जिसको NIRF रैंकिंग बोलते हैं। NIRF रैंकिंग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटी रही ओवरऑल कैटेगरीज में, वो IIT मद्रास जो है वो इसमें टॉप रहा, टॉप इंस्टीट्यूशंस में फर्स्ट कैटेगरीज में जो ये रहा, तो ये रहा IIT मद्रास। और बोलते हैं फ्रेंच ओपन वुमेन्स टाइटल 2024 का ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया था, और ये पोलैंड की थी। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि फ्रेंच ओपन वुमेन टाइटल कौन सी कंट्री के नाम गया है, तो वो पोलैंड कंट्री के नाम गया है, क्योंकि ईगा स्वीटेक जो है वो पोलैंड की ही प्लेयर है। अभी वन लाइनर क्वेश्चन आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर रिसेंटली ज्ञानेश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डैश चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो अभी जो है वो ज्ञानेश कुमार को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, परंतु कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो कमेंट कर जल्दी से बता दीजिए। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट PDF जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।